तो आज का हमारा विषय है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड पेरेंट्स एक्ट 2007। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007। तो आइए शुरू करते हैं। बुजुर्ग को अवार्ड मिल जाता है, वरिष्ठ नागरिक को अवार्ड मिल जाता है, माता पिता को अवार्ड मिल जाता है, यानी कि उनको वो केस जीत जाते हैं, उनको सब कुछ मिल जाता है। मिलने के बाद वो पूछते हैं कि भाई क्या हमें जो ये आदेश हुआ है इस पे हमें कुछ थोड़ा ब्याज वगैरह मिलेगा है। मैं मजाक नहीं कर रहा बिल्कुल भी, मेरा बिल्कुल मजाक का मूड नहीं है। ब्याज मिलेगा आपको, बिल्कुल मिलेगा ब्याज। आपके मासिक भत्ते पे आपको ब्याज भी मिलेगा, 5% से 18% तक कुछ भी मिल सकता है और बराबर मिलेगा। देंगे जज साहब, अगर देना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट करेंगे तो बिल्कुल देंगे, ठीक है। अगर मान लो आपको कहीं और 125 CRPC की हमने एप्लीकेशन लगा रखी है, ठीक है। आपका सवाल ये है कि भाई हमने तो 125 CRPC की एप्लीकेशन कहीं और भी लगा रखी थी, ठीक है, तो हम यहाँ भी दावा डाल सकते हैं क्या? नहीं, आपको वहाँ से पहले 125 CRPC की एप्लीकेशन विड्रॉ करनी पड़ेगी। उसके बाद आप यहाँ SDM साहब के पास जा कर के और एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और एप्लीकेशन लगा करके आप मेंटेनेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दावा डालने के लिए खर्चे का कहीं और खर्चे केस चल रहा है तो आपको वो विड्रॉ करना पड़ेगा। और खर्चे केस विड्रॉ करने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉपर्टी केस विड्रॉ करोगे, आप सिर्फ खर्चे केस विड्रॉ करोगे, ठीक है। लेकिन वो एक अलग बात है कि इसके खर्चे वाले केस में भी प्रॉपर्टी का केस का वर्ड होता है। धारा 23 और धारा 5 क्लॉज 1 और 5 क्लॉज 2, ये तीनों धाराएँ मिल करके प्रॉपर्टी को भी कवर करती हैं आपके, ठीक है। तो जब आप याचिका दायर करते हैं तो ये बात ध्यान में रखें कि आप अपनी प्रॉपर्टी के बाबत भी केस इसी में डाल रहे हैं, धारा 23 के साथ, रीड विथ धारा 23 सेक्शन 23। बेटा क्या जो ये मान लो हमें ऑर्डर पसंद नहीं आता तो क्या हम इसकी अपील कर सकते हैं? और कहाँ करेंगे इसकी अपील? आप इसकी अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल में करेंगे। अपीलेट ट्रिब्यूनल हर डिस्ट्रिक्ट में एक होगी, ठीक है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति को या किसी माता पिता को आदेश मिलता है SDM साहब से तो उसकी अपील आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में करेंगे, ठीक है। अपीलेट ट्रिब्यूनल में कौन बैठता है? अपीलेट ट्रिब्यूनल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब बैठते हैं, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक अपीलेट ट्रिब्यूनल होना चाहिए, ठीक है। स्टेट बनाएगी इसको। कौन बनाएगा इसको? स्टेट बनाएगी। अगर स्टेट ने चाहे तो एक डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा भी बना सकती है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट में एक तो होना चाहिए एज़ पर दिस एक्ट, ठीक है। अगर नहीं बना पाते तो 2 या 3 डिस्ट्रिक्टों का एक होगा, बट एज़ पर दिस एक्ट एक तो होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग बुजुर्ग हैं, आप लोग RTI तो लगा ही सकते हैं, तो आप लोग RTI लगाइए। RTI लगा के पूछिए भाई क्यों नहीं बनाया आपने, अधिकार है आपका पूछने का, पूछना चाहिए आपको कायदे से देखा जाए तो। अच्छा, आदेश प्रशंसा नहीं आया, कुछ गलत सा लग रहा है हमें, हमारे SDM साहब का आदेश गलत लग रहा है। कहाँ जाऊँ? आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में धारा 16 की एप्लीकेशन लगाएंगे, ठीक है। धारा 16 के अंदर आप अपील अधिकरण में याचिका दायर करेंगे अपनी, इस एक्ट के, इस अधिनियम के तहत, ठीक है। अब अगला सवाल आता है कि भाई अगर मैं अपील लगाऊंगा बेटा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा लड़का खर्चा देना बंद कर देगा या मेरा रिश्तेदार खर्चा देना बंद कर देगा कि भाई अब तो ये सब्जेक्टिव अपील हो गया, अब तो जब अपील फाइनल होगी या जब ये याचिका सुनवाई होगी इसकी तब मैं आपको खर्चा देना शुरू करूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ही नहीं। आप अपील दायर भी कर दोगे तो अब इसको खर्चा देना पड़ेगा। अपीलेट ट्रिब्यूनल उससे खर्चा दिलवाएगी आपको और बराबर दिलवाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं ना। अपील कितनी अवधि में करूं भाई? कितने दिनों बाद बेटा हम अपील कर सकते हैं? अगर मान लो हमने ऑर्डर आज पढ़ा, कंफ्यूज हो गए थोड़े से, भाई पैसा दिख गया, ठीक है, अब कई दिनों से भरण पोषण भी नहीं हो पा रहा था, अचानक पैसा मिलने लग गया तो लगा नहीं ठीक है जो मिल रहा है, लेकिन फिर आसपास के 2-4 बुजुर्गों ने बताया कि भाई तुझे तो कम मिल रहा है, तेरा लड़का इतना कमाता है या तेरे रिश्तेदार की इतनी कमाई है तेरी प्रॉपर्टी से, तो तुझे तो कम मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में जब आपके यार दोस्त बताएं कि आपको कम मिल रहा है और आपको लगता है कि वाकई कम मिल रहा है तो आपके पास 60 दिन का समय होता है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि 60 दिन का समय होता है,
ये समय बढ़ भी जाता है अगर कंसर्न एपीलेट ट्रिब्यूनल को, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को ये लगता है कि नहीं, ये बूढ़ा बेचारा किसी वजह से अपील दायर नहीं कर पाया सही समय पर, हो सकता है बीमार रहा हो, ठीक है, हो सकता है ये ना आ पाया हो मेरे पास, हो सकता है इसको अटेंडेंट ना मिला हो जो मेरे पास लेके आ सके इसको। भाई एक 60 साल या 61 साल के बुजुर्ग की बहुत सारी दिक्कतें होती है ना, जिसे कहते हैं भाई जीर्ण शरीर होता है पूरा, ठीक है। तो ऐसे में बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो इस बेंट ऑफ माइंड के साथ वहाँ बैठे होते हैं कि मैं यहाँ बूढ़े लोगों की सुनने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। तो वो आपकी हर प्रकार से सुनेंगे कि आप अगर कोई जायज़ बात कर रहे हो तो वो आपकी बात प्रॉपर तरीके से सुनेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। भाई याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, शायद इसलिए फ़ाइल ना किया हो, ठीक है। याद रहो आज फाइल करना है, कल भूल गया वो आदमी, डिप्रेशन में चलता है, अल्जीमायर्स, पार्किंसंस, ये सब बुढ़ापे की बीमारी तो है। अगर आप ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं तो फिर तो आपको ज़रूरत ही नहीं है प्ली लेने की, आप अपना दवाई का पर्चा दिखा दो, जी भूल जाता हूँ, याददाश्त कमज़ोर है। अब अगला प्रश्न ये आता है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति इस बात को लेकर चिंतित रहता है कि मैं अपील फाइल कर दूंगा, पता लगे उसके साथ भी ऑफिस हो जाए। राम जाने कोर्ट कचहरी कितने दिन में फैसला देंगे, क्या फ़ैसला देंगे। भाई 30 दिन के अंदर अंदर जज साहब एपीलेट ट्रिब्यूनल के ड्यूटी बाउंड है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को 30 दिन के अंदर अंदर फैसला देना होगा, और 30 दिन के अंदर अगर वो फैसला नहीं देते तो उन्हें एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देना होगा कि मैं 30 दिन के अंदर फैसला क्यों नहीं दे पाया, ठीक है। तो जज साहब को 30 दिन के अंदर तो फैसला देना ही देना होगा। अब क्या आपको आदेश की प्रतिलिपि मिलेगी, ठीक है, या आपकी अपोजिट पार्टी को आदेश की प्रतिलिपि मिलेगी जिससे कि वो आपको पेमेंट दे सके। भाई जब तक उसको ऑर्डर कॉपी नहीं मिलेगी तब तक वो पेमेंट क्यों करेगा आपको, ठीक है। वो कह देगा मुझे ऑर्डर कॉपी नहीं मिली, ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ऑर्डर रिसीव ही नहीं हुआ। तो ऐसे में दोनों व्यक्तियों को आदेश की कॉपी दी जाएगी, ठीक है, उन तक पहुंचाई जाएगी। कोर्ट इसके लिए एसडीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब इसके लिए ड्यूटी बाउंड हैं। एपीलेट ट्रिब्यूनल आदेश की कॉपी पहुंचाने के लिए दोनों पार्टियों के पास, सारी पार्टियों के पास ड्यूटी बाउंड है, यानी कि उसको पहुंचाना पड़ेगा आदेश का प्रतिलिपि दोनों पार्टियों को, ठीक है, दोनों तरफ की पार्टियों को, चाहे जितनी पार्टी हों। और ये निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, इसके लिए पैसे नहीं मांगे जाएंगे, बख्शीश नहीं मांगी जाएगी इसके लिए। बात समझ में आ रही है ना, इसके लिए बख्शीश नहीं मांगी जाएगी। जो बख्शीश मांगते हैं ना, वीडियो बना के डाल दो वीडियो बना करके, सोचो मत बिल्कुल भी, आपका हक मार रहे हैं ये। अब थोड़ा प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि भाई अपीलेट ट्रिब्यूनल में हमने डाल दिया तो होगा क्या, प्रोसीजर कैसे चलेगा, प्रक्रिया कैसे चलेगी, क्या क्या होगा। सस्पेंस में तो नहीं रहेंगे, मतलब आप सस्पेंस में ना रहे, इसलिए मैं आपको, बुजुर्ग माता पिता सस्पेंस में ना रहे कि आगे क्या होगा अपील डालने के बाद, तो आप सस्पेंस में ना रहे, इसके लिए मैं आपको सारी प्रक्रिया बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं हूँ। नोटिस सर्व होगा पहले तो अपोजिट पार्टी पर, यानी कि जो रिश्तेदार नातेदार जो आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठा हुआ है या जो आपकी प्रॉपर्टी से मिलने वाली कमाई आपको नहीं दे रहा, उसको नोटिस किया जाएगा। या बच्चों पे अगर केस का रखा है तो बच्चों को नोटिस किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा सुनने के लिए, ठीक है। ये 16 का क्लॉज 2 कहता है, ठीक है। अब इसके बाद 3 पे आ जाओ। भाई 3 में क्या होगा, एपीलेट ट्रिब्यूनल थोड़ा समय लेगी आपसे 2 या 3 दिन का, और पुरानी कोर्ट का रिकॉर्ड मंगाएगी, यानी कि पुराने अधिकरण का रिकॉर्ड मंगाएगी, पुराने ट्रिब्यूनल का रिकॉर्ड मंगाएगी कि व्हाट वाज द ओल्ड फाइल रिकॉर्ड, उसमें क्या गवाही दी थी आपने, सामने वाले पक्ष ने क्या गवाही दी थी, ये सारी चीज़ मंगाएगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ मंगा करके देखेगी, चेक करेगी, ठीक है। रिकॉर्ड चेक करने के बाद वो चाहे तो आपके मुकदमे को रिजेक्ट कर सकती है, चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या इसकी भी अपील हो सकती है? नहीं, जो ये अपीलेट ट्रिब्यूनल आपका फैसला कर देगी ये फाइनल होगा। इसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते, कोई फ़ायदा नहीं कहीं और जाने का, कोई प्रावधान दिया ही नहीं है, बात ही ख़त्म। हाँ, लेकिन आपको अगर ये बुरा लगता है ना
और आपका लड़का सही में ज़्यादा कमा रहा है, तो आप फैमिली कोर्ट में आ सकते हैं 125 सीआरपीसी के अंदर, या आप डोमेस्टिक वायलेंस कोर्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब के पास 10,000 वाली जो लिमिटेशन है ना वो नहीं है, वो उससे आगे बढ़ सकते हैं। प्रिंसिपल जज साहब के पास वो लिमिटेशन कैप नहीं है, तो वो उससे आगे बढ़ के सोच सकते हैं। यहाँ पे तो दायरा सीमित है, क्योंकि भाई ये त्वरित न्याय के लिए त्वरित एकदम मतलब तुरंत मिल जाए न्याय। भाई कोई गरीब बूढ़ा आदमी है, भूखा मर रहा है, तो कम से कम उसके लिए त्वरित न्याय चाहिए ना, तो ये त्वरित न्याय की सुविधा दी गई है। ठीक है, इसका बेसिकली जो दिमाग में है वो कल्याण वाली बात है इसके अंदर, कि भाई अगला भूखा ना मरे, अगला बिना उपचार के ना मरे, अगला बिना मतलब अटेंशन के केयर के ना मरे, उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। ये है इसके पीछे इंटेंशन। तो आप चाहें तो आप फैमिली कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, क्या एपीलेट ट्रिब्यूनल जब फैसला देगी तो दोनों पार्टियों को सुना जाएगा? एपीलेट ट्रिब्यूनल जब फैसला देगी दोनों पार्टी को सुना जाएगा? बिल्कुल सुना जाएगा, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, दोनों पार्टियों को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, बेटे को भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है, रिश्तेदार को भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जो रिश्तेदार होगा उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसको भी मौका दिया जाएगा, जो बेटा होगा या बेटी होगी या जो पोता होगा पोती होगी उसको भी मौका दिया जाएगा, और बूढ़े व्यक्ति को, माता पिता को भी मौका दिया जाएगा कि भाई एक दूसरे के अगेंस्ट में आप बोल सकते हो। ठीक है, दोनों की बात सुनी जाएगी और देखा जाएगा कहाँ पे अन्याय हो रहा है, उसके हिसाब से दिया जाएगा फाइनल खर्चा। ठीक है, सुनवाई दोनों की होगी। इस समय एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी आपके लिए खड़ा हो सकता है। वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? मेंटेनेंस ऑफिसर। मेंटेनेंस ऑफिसर कौन सा? जो धारा 18 में बताया गया मेंटेनेंस ऑफिसर, वो वाला मेंटेनेंस ऑफिसर। ठीक है, जो बेचारे बूढ़े व्यक्ति के लिए मेंटेनेंस ऑफिसर है, वो मेंटेनेंस ऑफिसर सिर्फ बूढ़े व्यक्ति को। भाई हर बूढ़ा आदमी सोचता है कि भाई क्या मैं वहाँ पे एडवोकेट कर पाऊँगा अधिकरण के अंदर। जो समझदार भाई, जो वकील, जो समझदार, जिसने वकील कोई पावर को जानता है, जो वकील की शक्ति को जानता है, जिसने सही में ज़िंदगी में हमेशा अच्छे वकील पाए हैं, वो चाहेगा कि उसके साथ एक वकील जाए। ठीक है, तो ऐसे में हर बूढ़ा व्यक्ति, हर बुजुर्ग व्यक्ति जो थोड़ा सुलझा हुआ है और जिसको पता है कि एक वकील की पावर क्या होती है, एक वकील आपके लिए क्या कर सकता है, वो हमेशा चाहता है उसके साथ एक वकील रहे या उसके साथ एक वकील जाए। लेकिन इसकी धारा 17 कहती है कि आपके साथ एक वकील जो है ना, आपको वहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, वकील का जाना बार्ड है यहाँ पर, यानी कि वकील वहाँ पे निषेध है जाना, वकील नहीं जा सकता उस ट्रिब्यूनल के अंदर, चाहे अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर नहीं जा सकता, ट्रिब्यूनल के अंदर भी नहीं जा सकता। तो ये बात आपको समझनी है। अब आप वकील की मदद कहाँ कहाँ ले सकते हैं? ऐसा नहीं है कि आप वकील की मदद नहीं ले सकते, बिल्कुल कैप लग गया वकील के ऊपर। सॉरी, वकील के ऊपर कोई कैप नहीं लगा। वकील का काम हमेशा असिस्टेंस देना होता है, लीगल असिस्टेंस। वो किसी भी तरीके से आपको लीगल असिस्टेंस दे सकता है, आपको न्यायिक सहायता दे सकता है। वो जब आप याचिका दायर करने जाते हैं, सब 5 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 के अंदर, फाइनल की और अंतरिम की, और धारा 23 में जब आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं, उसके साथ ही 5 एक क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में जब धारा 23 में आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आप वकील से वो याचिका जो है ना, वो उसकी ड्राफ्टिंग करवा सकते हैं। जितनी अच्छी ड्राफ्टिंग आपका वकील कर देगा, उतनी अच्छी ड्राफ्टिंग आपका मेंटेनेंस ऑफिसर नहीं कर पाएगा। ठीक है, वकील आपके लिए पर्सनली इंटरेस्टेड होगा कि भाई आपको ये रिलीफ दिलवाना है, वो आपसे पैसे लेगा, सब कुछ करेगा, तो उसका जो इंटरेस्ट है आपके प्रति वो बहुत ज़्यादा रहेगा, आप उससे चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वहीं आप एक सरकारी मेंटेनेंस ऑफिसर के पास जाओगे तो कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। कोई बहुत अच्छे भी होते हैं और कोई, आपको पता ही है मैं क्या बताऊँ, सरकारी महकमा है, इतना इफेक्टिव होता तो इतनी ज़रूरतें ही नहीं पड़ती कि इतने अधिनियम बनाए जाए और ये किया जाए वो किया जाए। ठीक है, तो अगर मान लो आप वकील करना चाहते हो तो आप ड्राफ्टिंग के लिए वकील कर सकते हो, आप वकील से आरटीआई लगवा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि अंदर एसडीएम साहब या डीएम साहब कुछ गलत प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, तो आप अपने वकील से आरटीआई लगवा सकते हो कि भाई ये वकील साहब प्रोसीडिंग मुझे कुछ गलत सी लग रही है, या ये एसडीएम साहब ने ये इंक्वायरी नहीं करवाई, तो आपके पास आरटीआई का अधिकार है, आप आरटीआई तो लगा ही सकते हो ना। सरकारी काम है भाई, सरकारी काम के अगेंस्ट आरटीआई तो लगी सकती है। आरटीआई कहाँ बैन किया है इन्होंने? आरटीआई बैन नहीं किया। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है आपके पास, और पीआरओ भी होगा इसका, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि जो व्यक्ति, जो बुजुर्ग, जो
जो भी है वो थोड़ी न्याय व्यवस्था पे अपना विश्वास बना के रखे, ठीक है। हर जगह वकील की आवश्यकता नहीं पड़ती तो ना करें, लेकिन अगर आपको लगता है मसला प्रॉपर्टी का है, ठीक है, तो ऐसे में आपको एक वकील तो कर ही लेना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ खर्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं कि भाई मुझे बस खर्चा मिल जाए, प्रॉपर्टी का तो कोई मसला है ही नहीं, तो ऐसे में मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप जा सकते हैं, ठीक है। फिर भी आप किसी वकील से कंसल्टेशन लेना चाहें तो ये बहुत बढ़िया होगा। भाई वकील नहीं जाएगा अधिकरण के अंदर तो हमारा केस लड़ेगा कौन? कौन लड़ेगा हमारा केस? मैं बुजुर्ग हूँ, मैं कुछ मेरे से बोला तो जाता नहीं है, सांसें चढ़ जाती हैं, मेरी सांसें फूल जाती हैं, मैं तो वहीं कोलैप्स कर जाऊँगा। भाई माता पिता हैं, हमसे नहीं बोला जाता अपनी औलाद के खिलाफ, ज़िंदगी भर पाला पोसा है उसको, क्या बोले हम? नहीं, ज़रूरत नहीं है आपको बोलने की। मेंटेनेंस ऑफिसर है वहाँ पे आपके लिए, आप जाएं मेंटेनेंस ऑफिसर से मिलें। मेंटेनेंस ऑफिसर आपकी सुनवाई भी करेगा, सुनेगा भी आपको और आपको रिप्रेजेंट भी करेगा कंसर्न ट्रिब्यूनल के आगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल के आगे, मतलब अधिकरण के आगे आपको सुनेगा, सुनवाई करेगा आपकी आपके लिए जिरह करेगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल में आपके लिए जिरह करेगा। वो हर जगह आपका साथ देगा, वो आपका साथ देने के लिए ही बना है, ठीक है। आप उसे अपनी हर बात बता सकते हैं। फिर भी अगर कुछ नहीं होता तो कोर्ट तो खुली है ना।